जी वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ फिज़िक्स। हम प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर चुके हैं, रोटेशनल डायनामिक्स, जिसका ये सेकंड लेक्चर है। अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज़ एंगुलर मोशन, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। Angular displacement, rate of change of angular displacement is called angular velocity and rate of change of angular velocity is called angular acceleration. जिस तरह बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लीनियर मोशन में हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिफाइन किया था, इसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन. It is denoted by alpha. Angular velocity is denoted by omega. This is denoted by alpha. ऐसे यूनिट एंगुलर वेलोसिटी का था रेडियन पर सेकेंड और एंगुलर एक्सेलरेशन का है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ऐसे यूनिट ये एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा और इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी जो कि हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं. बिल्कुल वही राइट हैंड रूल जो प्रीवियस लेक्चर में हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं कि आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और ये थंब हमेशा आपका अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है. जो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन में अपवर्ड होगा और क्लॉकवाइज रोटेशन में डाउनवर्ड होगा. लेकिन तीनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है. अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? वो फिक्स लाइन है जिसके अराउंड बॉडी मूव कर रही होती है और ये लाइन बॉडी के सेंटर में से गुजरती है या पॉइंट ऑफ रोटेशन से गुजरती है, तो उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं. यहाँ हमने एक्स प्लेन में एक सर्कल लिया है जिसमें रेफरेंस लाइन है OP और पोजीशन P1, पॉइंट की पोजीशन P1 है तो एंगल θ1 है, P2 है तो एंगल θ2 है. दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. सो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t1, किसी टाइम t1 में इनिशियल टाइम में इनिशियल वेलोसिटी थी ओमेगा 1 और t2 टाइम में यानी कुछ टाइम गुजरने के बाद वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है ओमेगा 2. यहाँ वेलोसिटी चेंज हुई है तो जहाँ एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी वहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन होगा. बिल्कुल उसी तरह जैसे लीनियर मोशन में वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा. डेल्टा ओमेगा रिप्रेजेंट्स द एंगुलर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, omega 2 minus final minus initial, delta t is equal to final time minus initial. एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करेंगे. एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. टोटल चेंज इज डेल्टा ओमेगा, दैट इज ओमेगा 2 minus omega 1 एंड डेल्टा टी. एवरेज एक्सेलरेशन के बाद नेक्स्ट टर्म हम डिफाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, दैट लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, तो आपके पास दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा by delta t, or the value of acceleration at any instant of time is called instantaneous acceleration, that is represented by alpha instant. और आपके पास limiting value delta t approaches to 0, delta omega by delta t. Alpha is equal to हम rate of change of angular velocity.
इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। डेल्टा टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। दोनों साइड पे वेरिएबल्स हैं टी और ओमेगा। अगर इंटीग्रेशन करें बोथ साइड्स पे तो लिमिट 0 टू टी एंड इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। डेल्टा टी की इंटीग्रेशन होगी टी एंड ओमेगा डी ओमेगा की इंटीग्रेशन होगी ओमेगा। हमने लिमिट्स पुट की हैं ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। So omega minus omega naught is equal to alpha t, that is initial velocity। initial velocity इधर माइनस हो रही है, इधर आकर प्लस हो जाएगी। final velocity is equal to initial velocity plus acceleration into t, that is first equation of motion for angular motion। linear motion के लिए vf is equal to vi plus at और एंगुलर मोशन के लिए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आई या ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी प्लस अल्फा टी। अल्फा रिप्रेजेंट्स द एंगुलर एक्सेलरेशन। अब डायरेक्शन की बात कर लें तो वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमने भी देखा काउंटर क्लॉकवाइज होंगे तो पॉजिटिव अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन और क्लॉकवाइज होंगे तो डाउनवर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो देयर इज अ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन होगा। इस केस में एक्सेलरेशन की और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी। कब? जब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और जब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन तब भी होगा क्योंकि देयर इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन की और वेलोसिटी की डायरेक्शन एंटी पैरेलल होगी। यानी पैरेलल कब होंगे? जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और एंटी पैरेलल कब होंगे? जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। आपके पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा लास्ट लेक्चर में हम इसको डिराइव कर चुके हैं। टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। डेरिवेटिव लें इस इक्वेशन का बोथ साइड पे। डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू आर रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज कांस्टेंट और डी ओमेगा बाई डी टी। लिमिट्स अप्लाई करें बोथ साइड्स पे। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डी ओमेगा बाई डी टी इज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। लिमिटिंग केस में डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन एंड डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन। सो ये इक्वेशन आपकी ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा में चेंज हो जाएगी। व्हाट इज ए टी? एंगुलर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? वेक्टर फॉर्म के लिए दोबारा वही सेटअप जो लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं कि पॉइंट एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है एंड दिस सर्कल इज लाइंग एक्स वाई प्लेन। सो इस सर्कल का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो अलोंग z एक्सिस होगा बिकॉज सर्कल इज लाइंग अलोंग इन एक्स वाई प्लेन। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो अलोंग z एक्सिस होगी। सो इस पॉइंट का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन z एक्सिस के अलोंग है। एंगुलर वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन z एक्सिस के अलोंग है। एंगुलर एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन z एक्सिस के अलोंग है बिकॉज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अलोंग z एक्सिस। दिस अल्फा रिप्रेजेंट्स द एंगुलर एक्सेलरेशन जो कि आपको z एक्सिस के अलोंग दिख रहा है। Where r is the position vector of point P making an angle theta with z axis
दिस आर रिप्रेजेंट्स द पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ पॉइंट P। इस आर को हम टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। थीटा के सामने वाला क्या है, आर साइन ऑफ थीटा, ये वाला आर कॉज ऑफ थीटा। अब आपके पास जो रेडियस है इस सर्कल का जिसमें पॉइंट P मूव कर रहा है, तो उसका रेडियस है आर साइन ऑफ थीटा। सेंटर से आउटर पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं, और वो है आपके पास आर साइन ऑफ थीटा, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस। इस पॉइंट की मोशन के लिए मैं ये इक्वेशन अप्लाई करती हूँ, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। लास्ट लेक्चर में दैट इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ v इज इक्वल टू r ओमेगा। इस पूरी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ r रेडियस नहीं है, पोजीशन वेक्टर है। यहाँ ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। v क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी। डेरिवेटिव लें dv बाई dt, किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इधर प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज है, तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट d ओमेगा बाई dt इंटू सेकेंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। प्रोडक्ट रूल लगाया है, डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट रूल। दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव। ये मैंने डेरिवेटिव ओपन किए हैं, तो d ओमेगा बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, आर एज इट इज़ प्लस ओमेगा एज इट इज़ इंटू डी आर बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब जो एक्सेलरेशन है इसके टू पार्ट्स हैं, टू कंपोनेंट्स हैं एक्सेलरेशन के। वन इज़ टेंजेंशियल या लीनियर एंड अदर इज़ रोटेशनल। आप देखें आर अल्फ़ा क्रॉस आर इज़ इक्वल टू टेंजेंशियल। कंपेयर करें अगर दोनों इक्वेशंस को, तो ये आपके पास बन रहा है ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू अल्फ़ा क्रॉस आर, और इस साइड पे ए आर इज़ इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वी। आपका रिक्वायर्ड ये था, दैट इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ A इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा, जिसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे A इज़ इक्वल टू आर क्रॉस अल्फ़ा क्रॉस आर। ये आपके पास वेक्टर फॉर्म ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन है। यहाँ पर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अभी तक हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन को देखा है। नेक्स्ट आपके पास टॉर्क। नेक्स्ट टॉपिक आपका बुक में नहीं है, आप इसको यहाँ से ही नोट डाउन करेंगे और इसको अटैच करेंगे अपनी बुक के साथ। टॉर्क आप पहले इससे फेमिलियर हैं। व्हाट इज़ टॉर्क? टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। जब आप दरवाज़ा बंद करते हैं तो आप एज पर फोर्स लगाते हैं और वो रोटेट करता है, तो जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो टर्न कर रही है डोर को, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स हम कहेंगे कि टॉर्क है। या इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड perpendicular distance from axis of rotation to the line of action of force। यहाँ दो चीज़ें आप देखें हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन को पहले आप पढ़ चुके हैं, वो लाइन जो पॉइंट ऑफ रोटेशन से गुजरती है उसको हम, और जिसकी गिर्द बॉडी रोटेट करती है उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं।
दूसरी चीज़ है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वो लाइन जिसके अलोंग हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। कुछ ऐसा सेटअप देखें, अगर ये बॉडी यहाँ पॉइंट ओ पर फिक्स है और हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज़ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज़ point of rotation, and the line passes through point of rotation is called axis of rotation। और axis of rotation और line of action of force के दरमियान जो distance है perpendicular distance, इसको हम L से represent करते हैं, that is moment R। So product of magnitude of force and the distance, perpendicular distance of axis of rotation to the line of action of force is called torque। That is mathematical definition of torque। Turning effect of the force is torque। अब L क्या है? Perpendicular distance between line of action of force and axis of rotation। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हम देख चुके हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन को भी देख चुके हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में आप टॉर्क को L into F, product of force and perpendicular distance between axis of rotation and line of action of force is called torque। टॉर्क किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी आप फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो टर्निंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। अगर आप दरवाजे को आराम से धक्का देंगे तो वो अब स्लोली मूव करता हुआ बंद होगा, लेकिन अगर आप धक्का यानी फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट जो है टर्न करने का वो भी उतना ज़्यादा होगा। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। फोर्स बढ़ा दें, टर्निंग इफ़ेक्ट बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, स्काल मोमेंट आर्म। एल ज़्यादा होगा तो टॉर्क ज़्यादा होगा, एल कम होगा तो टॉर्क कम होगा। ऊपर देखें, अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है तो टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब अगर इसकी एग्जांपल आप ऐसे लें कि अगर आप जैसे जैसे दरवाजे के एज से दूर जाते जाएंगे टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे जैसे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब जाकर फोर्स लगाएंगे तो वो रोटेशन, जो दरवाजे की रोटेशन है वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा है। इस डिस्टेंस को हम मोमेंट आर्म कहते हैं। यानी अगर आप एज पे फोर्स लगाएंगे तो रोटेशन सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन अगर आप एज से दूर जाते जा रहे हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब जाते जा रहे हैं तो रोटेशन कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों कम होगी? क्योंकि उस केस में दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है और उस हिसाब से आपका टॉर्क भी कम होगा। थी आपकी डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क। नेक्स्ट आपके पास यूनिट। फार्मूला से देखें तो टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू एल। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एल? ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर एंड ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। सो टॉर्क का क्या यूनिट हुआ? न्यूटन मीटर। दैट इज ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क। अब हम फार्मूला डिराइव करेंगे टॉर्क के लिए। एक रिजिड बॉडी सपोज करें, लेट अस कंसीडर रिजिड बॉडी जिसको हमने पॉइंट ओ पर फिक्स किया हुआ है, यानी इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है? ओ, और पी पॉइंट पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो दैट विल बी द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये है आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन, जो कि आर के साथ, व्हाट इज आर? पोजीशन वेक्टर। आर के साथ एक एंगल थीटा बना रही है। अगर ओ से पी तक के डिस्टेंस को मैं आर कह रही हूँ, या पोजीशन वेक्टर ऑफ पी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन आर है, अगर इस आर को बढ़ा दूँ थोड़ा सा आगे जाकर तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान और आर के दरमियान एक एंगल थीटा बन रहा है।
अगर ये एंगल थीटा है तो ये जी बन रहा है, ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो भी थीटा होगा। यहाँ फोर्स को मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूँगी। दिस इज ओरिजिनल फोर्स, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज पोजीशन वेक्टर r फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर r। और इस फोर्स को जो एंगल थीटा बना रही है r के साथ दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूँगी, और सॉरी f cos of theta and f sin of theta. f cos of theta is parallel to r, ये r की डायरेक्शन है और यही डायरेक्शन आपके पास f cos of theta की है। या आप ये कह सकते हैं कि f cos of theta is the component of force which is passes through the point O। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, that is r, that is f cos of theta। तो f cos of theta को r की ही तरह अगर पीछे लेकर आएं तो f cos of theta is passing through the point of rotation। सो टॉर्क इसकी वजह से नहीं होगा, ये पार्ट जो फोर्स का है वो वेस्ट हो रहा है। आपने फोर्स को टू कंपोनेंट्स में या टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, f cos of theta, f sin of theta। f sin of theta की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू r एंड f cos of theta की डायरेक्शन है पैरेलल टू r। तो जो कंपोनेंट पैरेलल है उसकी वजह से टॉर्क नहीं होता, जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है उसकी वजह से टॉर्क होगा। पैरेलल कंपोनेंट की वजह से क्यों नहीं है, क्योंकि ये अगर इसको पीछे लेकर आएं तो आर के ये पैरेलल है और ये पॉइंट ऑफ रोटेशन से ही गुजरा है। तो ऐसी फोर्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से और या हम जिसको हम पॉइंट ऑफ रोटेशन पे अप्लाई करें और या वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से गुजर रही हो, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसकी वजह से टॉर्क ज़ीरो होता है। तो ये पार्ट जो f cos ऑफ थीटा है इसकी वजह से टॉर्क ज़ीरो होगा। टॉर्क किसकी वजह से, f sin ऑफ थीटा। ये है f sin ऑफ थीटा, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज़ r। r is the perpendicular distance between axis of rotation and f sin of theta। Then by the definition of torque, again इसको मैंने यहाँ डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। This is r, this is f, f makes an angle theta with r, f can be resolved into two components, f cos of theta is not responsible for the torque and f sin of theta is only the force which produce a turning effect। f sin of theta और axis of rotation के दरमियान जो distance है that is r। तो टार्क की डेफिनेशन के मुताबिक L, what is L? The distance between line of action of force and axis of rotation, जो कि इस केस में r है। और व्हाट इज़ एफ, एफ को हमने दो पार्ट्स में रिजॉल्व किया और हमारा जो काम का पार्ट है वो है एफ साइन ऑफ थीटा। तो आपके पास आ जाएगा आर एफ साइन ऑफ थीटा। आर इज़ पोजीशन वेक्टर, एफ इज़ फोर्स दैट इज़ आल्सो वेक्टर। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर में आपको साइन ऑफ थीटा नज़र आ रहा है, तो दैट प्रोडक्ट विल बी क्रॉस प्रोडक्ट। दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क आर एफ साइन ऑफ थीटा। इसमें आपको एरो नज़र नहीं आ रहा किसी भी वेक्टर के ऊपर और ना कोई आपको यूनिट वेक्टर नज़र आ रहा है, तो दिस इज़ ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। वेक्टर फॉर्म में आएगा तो ये इसके साथ एक यूनिट वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आर एफ साइन ऑफ थीटा दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, उसमें आपको साइन ऑफ थीटा नज़र आ रहा है और डायरेक्शन नज़र आ रही है, तो दैट प्रोडक्ट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर r एंड फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क।
So torque is also a vector quantity whose direction can be found out by a right hand rule. Curl the fingers of right hand from first vector to second vector, first vector R to second vector F. Thumb will give the direction of torque. Torque is a vector quantity and n represents the direction of torque which is perpendicular to the plane, can be found by right hand rule. ये तो डायरेक्शन की बात हो गई. अब हम अगर देखें तो फोर्स लीनियर मोशन में क्या करती है, बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करती है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है. यानी आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी और वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. तो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है. व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टॉर्क, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है हम उस पर टॉर्क अप्लाई करते हैं तो वो उसकी रोटेशन या तो स्लो डाउन हो जाएगी या और स्पीड अप हो जाएगी. तो स्लो डाउन या स्पीड अप होने दोनों केसेस में उस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है. जब आपने टॉर्क अप्लाई किया तो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है. इट मीन्स कि एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है. तो जो काम लीनियर मोशन में फोर्स कर रही है वही काम एंगुलर मोशन में टॉर्क कर रहा है. तो ये सेम रोल प्ले करता है इन एंगुलर मोशन जो आपकी फोर्स प्ले कर रही है इन लीनियर मोशन. आप टॉर्क पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज टॉर्क को हम नेगेटिव लेते हैं. टॉर्क, यहाँ आपका टॉपिक टॉर्क कंप्लीट हो गया. आपने इसको इसी लेक्चर से नोट डाउन करके अपनी बुक के साथ अटैच करना है. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 3. और इसके बाद आपने कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करें और अटेंडेंस मार्क करें. थैंक यू वेरी मच.